Shri Education. नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं। लास्ट ईयर 10-15 सालों में जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जामों में ये आ चुके हैं। फिजिक्स के ये क्वेश्चन है, उनको हम देखेंगे और इनके रिलेटेड कंसेप्ट भी देखेंगे, क्योंकि जो आगे फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं उनमें यही क्वेश्चन तो नहीं आते मगर इनसे रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन देखूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके रिलेटेड मैं पूरे कंसेप्ट को डिटेल में बताऊंगा। उससे 10-20 क्वेश्चन और अगर बन सकते हैं तो वो आप आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी पर क्या असर पड़ेगा। तो आप कंसेप्ट समझिए कि कोई भी पेंडुलम है, किसी भी जगह पर रखा गया है, इसकी लंबाई L है। पेंडुलम आपने देखा होगा, इसकी लंबाई L है, ये पेंडुलम है, ठीक है। जैसे ये ऐसे से दोलन कर रहा है, कभी इधर जा रहा, फिर ऐसे से जा रहा, इधर जा रहा, ठीक है। यहां से ये यहां गया, फिर यहां आया, तो इसने एक चक्कर लगाया, उसमें जो टाइम लगा होगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। इसका आवर्तकाल, एक दोलन करने में जो लगा समय है उसे आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवर्तकाल इसका जो होता है वो 2π√L/g होता है। L/g। L क्या होती है? इसकी लेंथ। और g क्या होती है? जिस इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, जिस जगह पर रखा हुआ है, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है। अगर पृथ्वी पर रखा हुआ है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, अगर चंद्रमा पर रखा हुआ है तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर ये है। अगर मैं चंद्रमा पर इसे ले जाऊं, इस पेंडुलम को, तो T = क्या होगा? चंद्रमा पर, मून पर 2π√L/g की वैल्यू कितनी होती है? चंद्रमा पर g/6 होती है ना, क्योंकि जो चंद्रमा का g है वो क्या है? हमारे g से 6 गुना कम है। तो ये g/6 करेंगे तो ऊपर 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 6 √6 फैक्टर से ये बढ़ गया। तो Tm कितना बड़ा है? Tm बड़ा है Te से। तो मतलब जो आवर्तकाल है इसका वो बड़ा है। मतलब आवर्तकाल बढ़ा होने का मतलब आप सोच सकते हैं क्या? ये एक बार जाएगा और फिर वापस आएगा, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब धीरे धीरे जाएगा, और जिस घड़ी में पेंडुलम लगा होगा उसका तो ये बैंड बजा देगा। तो बहुत धीरे धीरे वो घड़ी सुस्त हो जाएगी। तो ऑप्शन में दिया था घड़ी सुस्त हो जाएगी, तेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो घड़ी भैया सुस्त हो जाएगी, क्योंकि पहले मान लिया यहां से यहां आ रहा था 1 सेकंड में, अब Tm का वैल्यू क्या हो गया? 4 सेकंड मैंने मान लिया हो गया। तो यहां से यहां जाने में 4 सेकंड लग रहा है। तो पहले 1 घंटा यहाँ जितना टाइम में यहाँ पे 1 घंटा होता था उतना वहां 4 घंटे में वो घूम पाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? मतलब 4 गुना टाइम बढ़ जाएगा, तो सुस्त हो जाएगी घड़ी, ठीक है। अगर उस जगह पर हम ले जाएं, उस ग्रह या उपग्रह पे ले जाएं जहां पे g की वैल्यू ज्यादा हो, हमसे जहां की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो, तो क्या होगा? तो भैया ये घड़ी नहीं, घोड़ा हो जाएगा, ये बहुत तेज चलेगा, क्योंकि g की जगह हम ज्यादा मटेरियल रखेंगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो t आवर्तकाल कम होने का मतलब क्या है? बहुत तेजी से घूमेगा, तो ये बहुत तेज चलना शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, तो फास्ट हो जाएगी। समझ गए आप किस तरीके से क्वेश्चन आए? आप पूछ लेंगे। यहाँ पे जो पेंडुलम होता है वो सही टाइम नहीं बताता अगर अंतरिक्ष में कहीं भी जाएं, ठीक है, क्योंकि जी पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे की सुई जो है, लोहे की जो बहुत बारीक सी सुई है, वो पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो सरफेस टेंशन के कारण तैरती है। सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव हिंदी में कहते हैं। क्या? पृष्ठ तनाव। तो इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ, आपने पढ़ा होगा, जो हमारा दूसरा चैनल है एग्जाम ट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा ये वीडियो है उसका, ये 11th वीडियो है, ये अपलोड हो गया। इसमें सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर उसका लिंक आपको यहाँ नहीं मिलेगा, उसका लिंक आपको हमारे फेसबुक पेज भी जाना पड़ेगा। फेसबुक पेज जब खोलेंगे, स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ा सा बटन है वॉच वीडियो, उसे क्लिक कर दीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा। वो उस चैनल पे डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप जो हमारे फेसबुक पोस्ट होंगे वो नीचे करते जाएंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा।
उस पे पूरा क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा फिजिक्स का, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो लोहे की जो सुई है वो पानी पे पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, देखिए आप, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये मच्छर है, कुछ भी है, ये कोई कीड़ा पानी की सतह पे देखिए चल रहा है, ठीक है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो इसकी झिल्ली है, जो पानी की जो सतह है, ये ऊपर से क्या हो रहा है, इस पे अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश कर रही है, मतलब ताने हुए है, पूरी तरीके से क्या है, ताने हुए है, ठीक है। अब जैसे ये सरफेस है, इस पे मैं एक काल्पनिक रेखा खींचूं जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। इस लंबाई पर लगने वाला जो सरफेस टेंशन है, इस पे जो लगने वाला टोटल बल जो है, वो मैंने मान लिया एफ है। तो सरफेस टेंशन पूछेगा, इस लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है, तो T इज इक्वल टू एफ बाई एल हो जाएगा। तो वैसे सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है कि एकांक लंबाई किसी पृष्ठ के, किसी द्रव की पृष्ठ की एकांक लंबाई पर लगने वाले कुल बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने एल लंबाई मानी थी। अगर एल लंबाई पर एफ बल लग रहा है तो बताइए 1 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा, एफ बाई एल, वही तो क्या कहता है, सरफेस टेंशन। तो वहां पे जाएंगे, आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो बैरोमीटर की खोज जो की थी वो टॉरसेली ने की थी। टॉरसेली ने इसकी खोज की थी। अब बैरोमीटर है क्या भैया? बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है बैरोमीटर की सहायता से। और बैरोमीटर की सहायता से हम हमारे इन्वायरमेंट में हम भविष्य की जानकारी ले सकते हैं। भविष्य मतलब अभी क्या होने वाला है, इन द सेंस बारिश होने वाली है कि मौसम साफ होगा, मौसम के बारे में मैं सही कहूँ तो मौसम की जानकारी ले सकते हैं। भविष्य क्या है, मौसम के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमारे पास बैरोमीटर है तो मैं बता सकता हूँ अपने घर वालों को, भैया आज तो आंधी आने वाली है। सच में आ जाएगी तो कहेंगे कैसे पता लगा, है तो जादू हो गया है। तो कैसे पता लगता है, देखिए बैरोमीटर आपके पास है, हैं? बैरोमीटर पहले पुराने जमाने का बैरोमीटर जैसे पाठ्यांक होता था, नीचे गिरता था ऊपर उठता था, अभी तो डिजिटल आ गए हैं। तो बैरोमीटर क्या है, इसका पाठ्यांक अगर तेजी से नीचे गिर जाए, मतलब तेजी से नीचे गिर जाए, मतलब ये क्या होगा कि ये बताएगा कि भैया प्रेशर जो है आपके आसपास का बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। अगर ऐसा होगा तो भैया आंधी आने वाली है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था शायद इसको, आंधी आने वाली है। अगर धीरे धीरे प्रेशर गिर रहा है मगर प्रेशर गिर रहा है तो बारिश आने वाली है, भाग लो यहाँ से, बारिश आने वाली है। अगर बढ़ रहा है तो तेजी से बढ़े या स्लो बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं, मौसम आपका साफ है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मेन ये था बैरोमीटर की खोज किसने की थी, टॉरसेली ने की थी। ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं एग्जाम में, इसलिए लिए गए हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इससे एक और बता देता हूँ, अभी इसके पहले क्या पढ़ा हमने, पेंडुलम घड़ी पढ़ा ना। अगर ये पूछ लिया जाए पेंडुलम घड़ी की खोज, पेंडुलम जो घड़ी है उसकी खोज किसने की थी, तो ह्यूंगेस ने खोज की थी उसकी। नाम ही अजीब सा, ह्यूंगेस है, ठीक है। किसने की थी? ह्यूंगेस ने की थी, ह्यूंगेस ने की थी। पूरा नाम भी याद कर लीजिए, इतना अगर याद ना हो तो क्रिश्चियन ह्यूंगेस ने की थी, मैं लिख ही देता हूँ। तो क्रिश्चियन ह्यूंगेस ने खोज की थी, क्रिश्चियन ह्यूंगेस ने खोज की थी, ठीक है। ये तो थोड़ा पूछा था कहाँ के हैं ये सब, अगर याद करना है नीदरलैंड के थे भैया ये, और 1656 में इन्होंने खोज की थी। बैरोमीटर जो खोज हुई थी 1644 में हुई थी। किसने की थी? टॉरसेली ने की थी, बता ही दिया आपको मैंने। कहाँ के थे? इटली के थे, ठीक है। चले ठीक है, इटली की राजधानी आपको पता ही है, क्या है? रोम है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं भैया? फोटान कहते हैं, फोटान। जो प्रकाश आता है ना हमारे पास, उसमें हम अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने माना हुआ है कि वो एक पैकेट के रूप में आता है, जिसे छोटे छोटे जो कण होते हैं एक पैकेट के रूप में आते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटान। वो मासलेस होते हैं, उनका कोई द्रव्यमान नहीं होता, मगर उनके पास एनर्जी होती है। एनर्जी कितनी होती है? ई एनर्जी उनके पास, एच न्यू एनर्जी होती है। न्यू क्या है? अब कहेंगे उनकी आवृत्ति है, जो प्रकाश आ रहा है ना उसकी आवृत्ति है, उसकी क्या है? आवृत्ति। और एच एक कांस्टेंट है जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। एच न्यू याद करिए, एच न्यू उसका एनर्जी होता है, फोटान का बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? आवृत्ति है। और एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, ठीक है। आवृत्ति आप समझ रहे हैं ना,
टाइम पीरियड का उल्टा होता है आवृत्ति। इसे एफ से भी कहीं कहीं दिखते हैं आप, कहीं कहीं एन से भी देखेंगे। ये जो होता है टाइम पीरियड का उल्टा होता है, टाइम पीरियड का उल्टा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। देखिए अगले पार्ट में मैं जो तरंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रकाश में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपवर्तन, परावर्तन, लेंस, दर्पण, इस ये सब क्वेश्चन लाऊंगा बहुत भर भर के जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए जो लिखा हुआ है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो बताइए प्रकाश के वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले देखिए विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम। और जो सघन माध्यम होता है डेंसर मीडियम। क्या होता है? डेंसर मीडियम। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। विरल माध्यम मतलब जैसे निर्वात है या हवा है, तो ये रेयर मीडियम हो गया। और सघन माध्यम डेंसर मीडियम मतलब बहुत डेंस है, जैसे पानी हो गया, शीशा हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? बहुत ही डेंसर मीडियम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, मतलब मान लिया हवा से अब कहाँ जा रही है, हवा से अब जा रही है, ये हवा से अब पानी में जा रही है, तो क्या कह सकते हैं आप? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो वेग, इसकी आवृत्ति, इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको सीरियल में बताता हूँ। पहले ये मान लिया ये नॉर्मल है, ये प्लेन है आपका, ये सरफेस है, ये ऐसी बाउंड्री है जो विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करती है। अब यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींची, इसके पर अभिलंब, इसके परपेंडिकुलर सरफेस के। क्यों? क्योंकि हमें एंगल मेजर करना है कि जो लाइट आ रही है, जो प्रकाश आ रही है, कितने एंगल से आ रही है। इस एंगल को आई से लिखा जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतित कोण कहते हैं, आपतित कोण। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ऐसे। इसको जाना था ऐसे, मगर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ये इससे जितना कोण बना रही है इसको बोलते हैं आर। इसे कौन सा कोण बोला जाता है? अपवर्तित कोण। तो मतलब जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ चुकी है ना, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना। ठीक है, रिफ्रैक्शन, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, जब प्रकाश की लाइट इधर से फिर वापस चली जाए तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब परावर्तन, परावर्तन हो गया। ठीक है, अब आई का वैल्यू आर से ज्यादा होगा जब विरल से डेंसर में आता है, विरल से सघन में आता है, तो आई जो है आर से ज्यादा होगा, मतलब इससे मुड़ जाएगी। अगर ऐसा हो भैया कि पानी से हवा में आ रही हो तो क्या होगा? ये अभिलंब से दूर चली जाएगी, इसको जाना था इधर, दूर चली गई, तो ये आर है, ये आई है। यहाँ पे आई कम होगा, आर ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और भी इससे अच्छे क्वेश्चन लूंगा। अब देखिए फर्क क्या पड़ता है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो सबसे पहले उसका वेग जो है वो कम हो जाता है। वेग क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, और जो आवृत्ति है वो आवृत्ति नहीं बदलेगी। याद रखिए, किसी भी प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, वो किसी भी मीडियम में जाता रहे उसकी आवृत्ति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और तरंग दैर्ध्य पे आप खुद ही बता दोगे, क्योंकि जो प्रकाश का वेग होता है वो इक्वल टू होता है प्रकाश की आवृत्ति। एफ से लिखो या इसे न्यू से लिखो या एन से लिखो, मैं एफ से लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश की चाल होती है, वो उसकी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। तो बताइए एफ नियत रहेगा, v अगर कम हो जाएगा तो लैम्डा भी कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी उसका तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाएगा, वेग भी कम हो जाएगा, बट आवृत्ति पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अगर सघन से विरल में आए तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा, आवृत्ति कांस्टेंट रहेगी, तरंग दैर्ध्य भी बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी का भरा जार है, पानी का भरा जार है, पेंसिल डालोगे इस पे
तो ये ऐसे लगेगा, ऐसे है पेंसिल, टूट गई है पेंसिल। उंगली भी डालोगे ऐसे लगेगा टूट गई है। ऐसा क्यों होता है, कि कौन क्यों होता है, ये पूछा गया था कि अपवर्तन की घटना के कारण या परावर्तन के कारण, किसके कारण? तो अपवर्तन की घटना के कारण, अपवर्तन की घटना के कारण। ऐसा होता नहीं, हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। वही घटना है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए, अब यहाँ पे इसका कोना था, इसका क्या था? कोना था। ये इसका ये कोना था। मैंने मान लिया इसका कोना क्या था? यहाँ पे था इसका कोना। अब प्रकाश की किरण जो है जब सघन, ये सघन माध्यम है ना, ये हवा, ये सॉरी पानी है, तो इसका जो नोकीला है हमको दिखाई कैसे देता है? यहाँ से प्रकाश गया होगा मेरी आंखों में तभी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से प्रकाश जा रहा है। अब ये एंगल आई, मैंने मान लिया इंसिडेंट, उल्टा कर रहा हूँ समझ पाइए। सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो अभिलंब से दूर मतलब ऐसे मुड़ जाती है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे ये दिखाई देगा, ठीक है। मगर मैं तो यही अज्यूम करता हूँ जो ये लाइट है वो सीधी रेखा में आई है, तो मैं अपने आप को ऐसे मिलाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि ये लाइट यहाँ से आई थी, मगर आई थी कहाँ से? यहाँ थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पेंसिल ये ऐसे है, जो कि टूटा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब कुछ होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन की घटना, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी हुई है भैया, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या याद कीजिए। मतलब संख्या क्या होगी ये बताइए। आप कभी सैलून पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि सैलून के आगे एक शीशा होता है जहां बैठते हैं, और पीछे शीशा होता है। अब देखते हैं, देखा होगा आपने, जो सैलून वाला थोड़ा दिमाग वाला है, तो सैलून के इस पीछे वाले दरवाजे को, पीछे वाले शीशे को थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट कर देता है। तो जिसने जिसने ऐसा किया होता है, या ऐसे टिल्ट कर देता है, ऐसे करता है, वैसे नहीं, जिसने जिसने ये किया होता है, तो आप देखते हैं कि आपके जैसे बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं, ढेर सारे लाइन बन जाती है। मगर जिस बेवकूफ ने सीधे सीधे रखा होता है उससे कुछ नहीं बनता, केवल आपका शक्ल दिखता है और पीछे का ये वाला हिस्सा दिखता है, बस, ठीक है। तो क्यों, मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखिए, बनते तो बहुत सारे प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देते। ऐसे जब पैरेलल रखे होते हैं बहुत सारे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, मगर दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम सीधे ही देखते हैं ना ऐसे, इसलिए यहाँ पे देखने का मौका नहीं मिलता हमें। देखिए मैं बताता हूँ कि दो प्रतिबिंब हैं, दो प्रतिबिंब हैं, अगर वो किसी एंगल पर रखे हुए हैं, थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, मैंने मान लिया किस एंगल पर? थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, तो अगर इनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो इनके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? एक तो इसके कारण प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एक तो इसके कारण प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूरी पे उतनी दूरी पे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके कारण यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब इस प्रतिबिंब का भी ये प्रतिबिंब बनाएगा, तो ऐसे बहुत सारे प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएंगे ना। तो वही पूछा है कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ प्रतिबिंब के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 360 बटा थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? 360 बटा थीटा। थीटा क्या है? इन दोनों दर्पण के बीच का एंगल। तो याद रखिए, ये वस्तु है जो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं और रख दिया, इसके पीछे रख दिया, ऐसा नहीं, इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रतिबिंब के लिए 360 बटा थीटा निकालेंगे, थीटा का वैल्यू रखेंगे। अगर इसका फैक्टर 360 बटा थीटा अगर सम आ रहा है, क्या आ रहा है? सम आ रहा है। सम विषम जानते हैं ना, इवन आ रहा है, इवन, जैसे 2 4 6 8 ऐसे आ रहा है, तो ये -1 कर देंगे तो ये आपका क्या बता देगा? नंबर ऑफ टोटल संख्या। अगर ये विषम आ रहा, मतलब ऑड आ रहा, तो n इजिकल टू यही आंसर हो जाएगा, 360 बटा थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों ने क्या किया है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को समांतर रख दिया है, मतलब इनके बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री एंगल है। कितना है इन दोनों के बीच में एंगल? देखिए ना भैया, ऐसे होता थीटा और इसको चिपका दिया तो 0 डिग्री एंगल है, थोड़ा दूर है तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। अब 0 पुट कीजिए, 360 बटा 0 क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। हमको दिखाई नहीं दे रहे वो बात अलग है, मगर अनंत बनते जाएंगे। किसी वस्तु को देखने के लिए ऐसे हमको देखना पड़ेगा ना, लाइट जाए उस पे बने तभी तो देख पाएंगे, ठीक है। तो अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये 90 डिग्री है, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है, दोनों परपेंडिकुलर है। अब पूछ लिया जाए तो थीटा 90 रखोगे तो 360 बटा 90 कितना आता है?
4 आता है। अब बताइए विषम है कि ये सम है? सम है तो यहाँ रखिए 4 माइनस 1, तो n इजिकल टू कितना जाएगा? 3 प्रतिबिंब बनेंगे, 3 इमेज बनेंगी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मगर जो है आपको कंसेप्ट समझना ताकि आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आप कर पाएंगे। वो जो वीडियोस है क्रैश को वो जरूर देखना है आपको, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत ही जल्दी टाइम पे, बहुत ही कम टाइम पे सारा क्लियर हो जाए। तो आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे होंगे, देखिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, आप देख लीजिएगा जरूर। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।